Hi everybody, as you know, my name is Suraj Bhagor. Today we are gonna cover the sixth chapter, The Making of a Scientist, written by the author Robert W. Peterson. The story is about a very renowned student, or we can say scientist, Richard Bright. His mother used to call him Richie with love and affection. Richie was very curious about science research since his early childhood. He and his mother were very good friends since his father died. He did a lot of researches on butterflies and other fields as well. According to the chapter, he is no doubt very brilliant student. What researches did he do in all his life circle? Let's see by reading the chapter. Please be attentive while reading. Don't skip the video to understand well. Let's get started. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। मेकिंग माने वैसे बनाना होता है, ऑफ साइंटिस्ट तो ऐसे कह सकते हैं एक वैज्ञानिक बनाना या फिर एक वैज्ञानिक बनना। ठीक है, वैसे मेकिंग मीन्स बनाना होता है, यहाँ पे सेंस है एक वैज्ञानिक बनना। रिचर्ड एब्राइट हैज रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड एंड द सीयरिंग प्लग अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो रिचर्ड एब्राइट को अवार्ड मिल, ठीक है, रिचर्ड एब्राइट स्वीकार करता है या रिचर्ड एब्राइट स्वीकार कर चुके हैं द सीरियल स्कॉलर अवार्ड। एक तो उनको सीरियल स्कॉलर अवार्ड मिला है एंड और द सीयरिंग प्लग अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उनको रिचर्ड ब्राइट को दो पुरस्कार मिले हैं, एक तो सीरियल स्कॉलर अवार्ड है ना, और एक सीयरिंग प्लग अवार्ड। तो ये जो है, ये जो अवार्ड या पुरस्कार के नाम हैं, तो इनकी कोई इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, किस में मिला है उनको? फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में मिला है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मिला है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान और बायोकेमिस्ट्री मीन्स जीव विज्ञान। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। इट वॉज हिज फैसिनेशन, तो इसमें कह सकते हैं यह उसका आकर्षण था या यह उसका उसकी दिलचस्पी थी फॉर बटरफ्लाइज तितलियों के लिए, दैट जिसने ओपन मीन्स खोल दिया था द वर्ल्ड ऑफ साइंस विज्ञान के जगत को, टू हिम मतलब उसके लिए। तो ऐसे कह सकते हैं बटरफ्लाइज के प्रति उसकी एक दिलचस्पी थी, बटरफ्लाइज के प्रति उसकी एक उसका एक आकर्षण था जिसने उसके लिए वैज्ञानिक जगत को खोल दिया। ठीक है, at the age of 20, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. At the age of 22, तो 22 मतलब 22 साल की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, तो अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर ने, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर ऐसे कह सकते हैं कि उस साल उसको स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ठीक है, स्काउट मतलब आपको पता होगा स्काउट कौन होता है, तो ऐसे करके वो पहले पहले वो स्काउट ऑफ द ईयर भी रह चुके थे। एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड, और वो क्या करते हैं, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित कर देते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड वैज्ञानिक जगत को, किससे? विद अ न्यू थ्योरी, एक नए सिद्धांत से, ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि कैसे कोशिकाएं काम करती हैं। तो देखो 22 साल की उम्र में फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर थे वो, है ना, तो उन्होंने ये पता लगाया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, उन्होंने ये एक नया सिद्धांत दिया। तो इस चीज से क्या हो गया, वैज्ञानिक जगत आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, वैज्ञानिक जगत आश्चर्यचकित हो गया, इसका मतलब ये है कि जो भी वैज्ञानिक थे वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 22 साल की उम्र का लड़का इतना बड़ा रिसर्च कैसे कर सकता है। रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। तो देखो प्रोसीडिंग्स माने वैसे कार्यवाही होती है, और नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, अकेडमी मीन्स अ प्लेस फॉर स्टडी। ठीक है, साइंस मीन्स विज्ञान होता है। वैसे देखो द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये एक नाम है किसका? एन आर्टिकल, एक पत्रिका का। तो पत्रिका का एक ये नाम है, आर्टिकल मीन्स पत्रिका होता है। रिचर्ड एच एब्राइट, रिचर्ड एच एब्राइट एंड और हिज कॉलेज रूममेट, और उसके साथ जो कॉलेज में पढ़ता था उसका सहपाठी, एक्सप्लेन्ड आश्चर्यचकित मतलब एक्सप्लेन्ड मीन्स व्याख्या करते हैं द थ्योरी, एक सिद्धांत का, एक पत्रिका में, जिस पत्रिका का नाम क्या था?
प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, उन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस नामक एक पत्रिका में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि उन्होंने रिचर्ड एब्राइट ने और उसके कॉलेज रूममेट ने, कॉलेज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी थे, उसके उनके साथ एक सहपाठी थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस important scientific journal had ever published the work of college students in sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at a bat। अब देखिए, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये प्रथम बार हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये प्रथम बार हुआ था। दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका, इस मतलब ये पहली बार हुआ था कि इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने, एवर मीन्स कभी होता है, हैड एवर पब्लिश्ड, जिसने कभी छापा हो या जिसने कभी प्रकाशित किया हो, द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के काम को। तो ऐसे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल थी, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साइंटिफिक वो पत्रिका थी, वैज्ञानिक पत्रिका थी। तो उस वैज्ञानिक पत्रिका में पहली बार कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के काम को छापा गया था, या कॉलेज में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उन्होंने जो खोज करी थी, तो ये एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक पत्रिका ने इस चीज को छापा था, और ये पहली बार हुआ था। इससे पहले कॉलेज में पढ़ने वाले किसी भी लड़के का कोई भी काम उसमें छापा नहीं गया था, है ना। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ था। इन स्पोर्ट्स, और ये कैसा था, इन स्पोर्ट्स, अगर खेलों में देखा जाए, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, तो ये कैसा था, एक बहुत बड़ी लीग बनाने के बराबर था, है ना। लीग्स मान वैसे संगठन होता है एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में। तो ये जो उन्होंने काम किया था, तो अगर खेल के नजरिए से देखा जाए तो ये ऐसा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी लीग बना ली हो, है ना, एंड हिटिंग अ होम रन, और उन्होंने एक होम रन को हिट कर दिया हो, योर फर्स्ट टाइम, प्रथम बार में, एट अ बैट मीन्स एक बल्ले से। तो जैसे देखो, होम रन किस में बनता है, किस में बनता है, बेसबॉल में बनता है। सपोज करो बेसबॉल भी एक खेल होता है, और जो होम रन होता है वो उसमें अतिरिक्त अंक होते हैं। तो जैसे सपोज करो, अगर किसी भी खिलाड़ी का अगर एक बड़ी सी लीग में चयन हो जाता है ना, और वो छोटा सा खिलाड़ी है, बहुत छोटा सा यंग प्लेयर है, और वो पहली बार में होम रन बना देता है, तो ये एक ऐसा आश्चर्य था। जैसे क्रिकेट में अगर देखा जाए, सपोज करो कि अगर 20 साल का या 15 साल का लड़का क्रिकेट की टीम में सेलेक्ट कर लिया जाए, है ना, और उसके बाद क्या होता है कि उस जब अगर वर्ल्ड कप हो रहा हो, तो उसमें वर्ल्ड कप में अगर वो खेलने लग जाए, और जैसे ही वो खेले तो पहले ही बैट में वो 6 मार दे, तो ये एक बहुत आश्चर्य वाली बात हो गई ना। तो यही सेंस है फॉर रिचर्ड इब्राइट के लिए। इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो इब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट, ये प्रथम बार था, इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स, मतलब उपलब्धियों की उसने एक बहुत बड़ी लंबी कतार बनाई थी साइंस में, विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में। तो ये पहली बार हुआ था, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट, ये पहला था। एंड और इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब की शुरुआत किससे हुई थी, तितलियों से हुई थी। जैसे सपोज ऐसे कह सकते हैं, उन्होंने ये जो खोज करी थी वो पहली बार थी, और इनको पहली बार उनके काम को एक स्कूल विद्यार्थी थे वो, तो उनके काम को एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल में छापा था, ठीक है। तो ये सब हुआ था जब पहली बार हुआ था। हालांकि उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स करी है, मतलब बहुत सारी उपलब्धियां करी हैं, लेकिन उनका वही काम उसमें छपा था, है ना। और ये सब किससे, इस सब की शुरुआत किससे होती है, बटरफ्लाइज से होती है, तितलियों से होती है। अब देखिए, ओनली चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में इब्राइट ग्रीव अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। अब देखिए, पेंसिल्वेनिया एक ये नाम है, ये जगह है ना। रीडिंग ये उससे भी छोटी जगह है, नॉर्थ मतलब उत्तर। तो ऐसे कह सकते हैं, एक बच्चे के रूप में देखा जाए तो इब्राइट बड़े हुए थे नॉर्थ ऑफ रीडिंग में, पेंसिल्वेनिया में, है ना।
तो रीडिंग नामक एक जगह थी पेंसिल्वेनिया के अंदर, तो वहाँ पे वो बड़े हुए थे। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर ही सैड। अब ही सैड मतलब वो कहते हैं, कौन कहते हैं, रिचर्ड ब्राइट कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं करता था। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ करता था। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन। तो वो ये कह रहे हैं सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, आई कुड नॉट प्ले मैं नहीं खेल सकता था, फुटबॉल या बेसबॉल में नहीं खेल सकता था किसी भी टीम के साथ, है ना। बट लेकिन देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, लेकिन एक चीज थी जो मैं वहां करता था, है ना, क्या था, कलेक्टिंग थिंग्स, चीज़ों को एकत्रित करना। जैसे सपोज करो वो ये कह सकते हैं जैसे बच्चे के रूप में वो पेंसिल्वेनिया में रीडिंग नामक जगह थी उसके उत्तर में पैदा हुए थे, उत्तर में सॉरी पले बड़े हुए थे। और वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ करता था। वो उन्होंने कहा बस मैं फुटबॉल या बेसबॉल किसी टीम के साथ मैं वहाँ नहीं खेलता था, लेकिन एक ही चीज़ करता था, वो क्या थी, चीज़ों को एकत्रित करना। ठीक है, चीजों को एकत्रित करने का मतलब क्या है, वो बटरफ्लाई से एकत्रित करता था, तो उसी की बात कर रहा है। और फालतू वगैरह वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था, अपने टाइम को यूटिलाइज करता था। ठीक है, सो ही डिड, और वो ऐसा करता भी था। एंड डिड ही एवर, और उसने ये सब हमेशा किया। ठीक है, बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन में शुरुआत के समय, या शुरुआत उसकी कहाँ से होती है, किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में होती है। किंडरगार्टन क्या होता है, एक स्कूल होता है, 5-6 ईयर्स के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए ये स्कूल होता है। ठीक है, और उनको फर्स्ट क्लास के लिए तैयार किया जाता है वहां पे, है ना, उसको किंडरगार्टन, किंडरगार्टन कहते हैं। इब्राइट Ebright collected butterflies with same determination that has marked all his activity. Ebright ने एकत्रित करी बटरफ्लाइज, तितलियां, with same determination, उसी दृढ़ता के साथ। तो एब्राइट क्या करता है, तितलियों को एकत्रित करता है उसी दृढ़ निश्चय के साथ। दैट जिसने, हैज मार्क्ड चिन्हित कर दिया, ऑल हिज एक्टिविटीज, अब उसकी सारी प्रतिक्रियाओं को। तो ऐसे कह सकते हैं, एब्राइट ने तितलियों को उसी दृढ़ निश्चय के साथ एकत्रित किया था जिस चीज ने उसकी सारी गतिविधियों को क्या कर दिया, चिन्हित कर दिया, मार्क कर दिया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और ऑल्सो मीन्स भी का सेंस होता है, ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। तो वो उसने ये भी इकट्ठा करे, क्या इकट्ठा करे, रॉक्स पत्थर, फॉसिल्स जीवाश्म, एंड कॉइन्स और सिक्के। ठीक है, ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनोमर टू मीन्स भी का सेंस होता है, ही बिकेम वो बन गया, एन ईगर एस्ट्रोनोमर एक उत्सुक खगोल शास्त्री। एस्ट्रोनोमर वो होता है जो स्टार्स की स्टडी करता है, मतलब आकाश में जो भी स्टार्स वगैरह होते हैं, ग्रह नक्षत्र वगैरह होते हैं, उनकी जो स्टडी करता है उसको एस्ट्रोनोमर बोलते हैं। तो वो बाद में एक ईगर एस्ट्रोनोमर बन गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि उत्सुक खगोल शास्त्री बन गया था। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी क्या करता था, पूरी रात वो क्या करता था, स्टार गेजिंग करता रहता था, पूरी रात रातों को तारों को घूरता रहता था। ठीक है, होम रन क्या होता है यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने बता दिया था, वही सेंस है होम रन का, तो वही चीज इसमें ये दे रखी है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी, फ्रॉम द फर्स्ट अगर शुरू से देखे जाए तो ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी, उसकी एक चलाने वाली जिज्ञासा थी, अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, एक कुशाग्र दिमाग के साथ। जैसे शुरू से ही जब वो छोटा सा था तो उसकी एक ड्राइविंग क्यूरोसिटी थी। ड्राइविंग क्यूरोसिटी का मतलब हो गया एक ऐसी जिज्ञासा जो उसको चलाती थी, मतलब काम करने पे मजबूर करती थी, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। और उसका जो माइंड था वो भी कैसा था, कुशाग्र था, कुशाग्र मस्तिष्क का वो व्यक्ति था। ही ऑल्सो हैड अ मदर, उसकी एक माँ भी थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, जो प्रोत्साहित करती थी उसकी दिलचस्पी को इन लर्निंग, पढ़ने में। तो उसकी एक माँ भी थी जो उसको क्या करती थी, एनकरेज करती थी, उत्साहित करती थी पढ़ाई करने के लिए, उसके दिलचस्पी को। सी टुक हिम ट्रिप्स, वो उसको यात्राओं पर ले जाती थी, या मतलब वो उसको यात्राएं कराती थी। ट्रिप्स पे क्यों ले जा रही है, जैसे सपोज पीपल कहते हैं
जैसे कहते हैं कि अगर हम ट्रिप्स करें, यात्राएं करें, तो हमको कुछ ना कुछ बड़ी मतलब बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है, सीखने के लिए मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो इसीलिए वो उसको ट्रिप्स पे ले जाती थी, बाय हिम टेलीस्कोप्स, और वो उसको दूरबीन खरीद कर देती थी, माइक्रोस्कोप्स, सूक्ष्मदर्शी देती थी। माइक्रोस्कोप्स क्या होता है, जिससे हम ऊपर आकाश में देखते हैं, ठीक है। और देखिए, एंड सॉरी, कैमरास, और उसको कैमरास खरीद के देती थी वो, माउंटिंग मटेरियल्स, और उसको पर्वतारोही चीजें खरीद के देती थी, एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे उपकरण भी वो खरीद कर उसको देती थी, एंड और हेल्प्ड हिम, और वो उसकी सहायता करती थी, इन मैनी अदर वेज, कई दूसरे तरीकों से। तो देखो, ऐसे कह सकते हैं, शुरू से अगर देखा जाए तो जो रिची था, रिचर्ड इब्राइट था, उसकी एक ड्राइविंग क्यूरोसिटी थी, मतलब उसको चलाने वाली जिज्ञासा थी उसके अंदर। उसका जो मस्तिष्क था वो ब्राइट माइंड था, है ना, यानी कुशाग्र दिमाग का व्यक्ति था वो। उसकी एक माँ भी थी जो उसकी दिलचस्पियों को प्रोत्साहित करती थी पढ़ाई करने के लिए, और वो उसको यात्राओं पर ले जाती थी। वो उसके लिए टेलीस्कोप्स खरीदती थी, माइक्रोस्कोप्स खरीदती थी, कैमरास और माउंटिंग मटेरियल्स खरीदती थी, और ऐसी दूसरी चीज़ों को भी खरीद के, दूसरे उपकरणों को भी खरीद के उसको देती थी, है ना, और उसकी कई तरीकों से मदद करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। तो उसकी माँ कह रही है, आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। तो मैं एकमात्र उसका साथी थी, अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं कर दिया। जब स्कूल शुरू नहीं कर दिया था, तब तक केवल मैं ही उसकी मित्र थी। हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती हैं, आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। उसके बाद क्या हुआ, जब उसने स्कूल को स्टार्ट कर दिया, स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद वो कह रही हैं, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। तो उसके लिए वो घर पे कौन लेके आती थी, फ्रेंड्स लेके आती थी, उसके लिए दोस्त लेके आती थी, घर पे भी उसके दोस्तों को लेके आ रही हैं वो, है ना। बट लेकिन एट नाइट, रात को, वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन हम सभी चीज़ों को साथ साथ मिलके करते थे, ठीक है, चीज़ों को साथ मिलके करते थे। जो भी कर रहे हों, जो भी मतलब रिसर्च वगैरह कर रहे हों, होमवर्क कर रहे हैं वो, या कुछ भी मतलब कोई भी एक्टिविटी है, चाहे इंटरटेनिंग एक्टिविटी है या जॉयबल एक्टिविटी है, या फिर स्टडी से संबंधित कोई भी चीज़ है, तो रात में वो और उसकी माँ दोनों साथ में करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। तो अब वो क्या कह रही है, रिची वॉज माई होल लाइफ, रिची मेरा पूरा जीवन था, आफ्टर हिज फादर डाइड, उसकी पिता की मृत्यु के बाद, या उसके पिता जब मर गए थे, तो ऋषि ही मेरा पूरा जीवन बन गया था। व्हेन ही वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब वो तीसरी कक्षा में था। अब देखिए, सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। सी एंड हर सन, वह और उसके बेटे ने, स्पेंड बिताए, ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, लगभग हर शाम, एट द डाइनिंग रूम। एक डाइनिंग रूम का मतलब क्या होता है, जो जहाँ पे जैसे कह सकते हैं जहाँ पे हम भोजन करते हैं, है ना। तो डाइनिंग रूम टेबल पे हर शाम को वो बिताती थी, यानी कि उनकी हर शाम कहाँ पे होती थी, डाइनिंग रूम टेबल पे होती थी, ठीक है। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास चीजें नहीं होती थी करने के लिए, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। अगर ऐसे कह सकते हैं, अगर इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास चीजें नहीं होती थी करने के लिए, तो वो उसके लिए काम ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क, शारीरिक काम नहीं ढूंढती थी वो, बट लर्निंग थिंग्स, चीजों को याद करना, या चीजों को पढ़ना, चीजों को समझना, ऐसा काम ढूंढती थी। हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती हैं, ही लाइक्ड इट, और वो इसको पसंद भी करता था, यानी कि जो भी काम मैं उसको देती थी करने के लिए वो उसको पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, वो याद करना चाहता था, वो पढ़ना चाहता था, या फिर वो सीखना चाहता था। एंड और लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने ना स्कूल में टॉप ग्रेड्स अर्न किए। तो ऐसे कह सकते हैं, वो, मैं उसको लर्निंग थिंग्स देती थी, फिजिकल वर्क नहीं देती थी। और हालांकि वो उनको पढ़ता भी था, उनको सीखता भी था, और उसने पढ़ा भी, और उसने क्या किया, स्कूल में टॉप ग्रेड्स अर्न करे, यानी कि वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता था। एवरी डे, ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। उसकी माँ कहती हैं, ऑन एवरी डे थिंग्स, रोजमर्रा की चीजों में, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, तो वो हर दूसरे बच्चे जैसा था। जैसे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में देखा जाए,
तो वो एक साधारण सा ही बच्चा था जैसे दूसरे बच्चे होते हैं, है ना। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड ए ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। सी द सी फॉलोइंग बॉक्स। अब देखिए, बाय द टाइम का मतलब जब, ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड जब वो दूसरी कक्षा में था, इब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पाइसेस स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज। तो देखो, जब वो दूसरी कक्षा में था तो उसने सारी 25 मतलब 25 प्रकार की तितलियों को वो पकड़ लेता है, फाउंड जो उसको मिलती हैं अराउंड आसपास हिज होम टाउन, गृह नगर के। तो उसके गृह नगर के आसपास जो 25 प्रकार की प्रजातियों की जो तितली मिलती हैं वो उन सभी को क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है। और वो कब मिलती हैं, जब वो सेकंड कक्षा में होता है ना। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं, इसी ग्राफ की बात हो रही है, इसी बॉक्स की बात हो रही है। स्पाइसेस स्पीसीज एंड सब स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टिंग इन 6 वीक्स इन रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो रीडिंग पेंसिल्वेनिया में वो उनको उन्होंने ये कलेक्ट करी थी, है ना। तो आप इनको देख सकते हैं, ये दिस इज नॉट व्हाट यू हैव टू लर्न अबाउट देम। तो ये याद वगैरह तो करने नहीं है, बस आप इनको देख लीजिएगा। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब वो कहता है probably means शायद, that probably would have been the end, वो अंत हो गया था मेरे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का। तो बटरफ्लाई या तितलियों को कलेक्ट या एकत्रित करने का वो लगभग मेरा अंत हो गया था शायद, उसने कहा। बट लेकिन then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10। तो देखो, उसमें ये कह रही है कि शायद मेरे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का, शायद मेरे तितलियों को एकत्रित करने का लगभग अंत सा हो गया था, उसने कहा। बट लेकिन देन तभी क्या होता है, उसकी माँ गॉट मतलब यहाँ पे ब्रॉड का सेंस है। तो मेरी माँ मेरे लिए लेकर आती हैं एक बच्चों की किताब कॉल्ड, जिसको कहा जाता है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जिसको ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं मोनार्क तितली की यात्राएं, है ना। दैट बुक, उस किताब ने, विच दैट बुक वह किताब विच जिसने टोल्ड बताया हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, कि कैसे मोनार्क तितली सेंट्रल अमेरिका, मध्यम अमेरिका तक माइग्रेट करती हैं, जाती हैं। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को माइग्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो उस किताब से मुझे ये पता चला कि मोनार्क तितली, या मोनार्क का मतलब क्या होता है, राजा तितली, कैसे सेंट्रल अमेरिका तक जाती हैं। ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, जिसने क्या कर दिया था, खोल दिया था विज्ञान के जगत को उस उत्सुक युवा संग्रहकर्ता के लिए। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो किताब के अंत में, एट द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में रीडर्स वर इन्वाइटेड, रीडर्स मतलब पाठकों को, पाठकगणों को आमंत्रित किया गया था टू हेल्प स्टडी, कि वो पढ़ाई करने में या अध्ययन करने में सहायता करें बटरफ्लाइज माइग्रेशन, बटरफ्लाई माइग्रेशंस। तो बटरफ्लाई माइग्रेशन मैंने क्या किया था, क्या कहा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। लेकिन माइग्रेशन यहाँ पे नाउन है। तो हालांकि जो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो किताब थी, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी बटरफ्लाइज के बारे में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन अगर जो भी रीडर्स हैं, पाठकगण हैं, वो अगर कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनको ये इनवाइट किया गया था, ये आमंत्रित किया गया था कि वो बटरफ्लाई के माइग्रेशन में क्या करें, हेल्प करें उनकी। दे वर आस्क्ड मतलब वैसे उनसे पूछा गया था, तो यहाँ पे कहा गया का सेंस निकाल सकते हैं। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट, अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो देखिए, जो पाठकगण थे उनको कहा गया था, रीडर्स को कहा गया था टू टैग बटरफ्लाइज, के वो बटरफ्लाइज को टैग करें, उन पे लेबल लगाएं। फॉर रिसर्च, किसके लिए, शोध के लिए या खोज के लिए। और ये किसके द्वारा कहा गया था, डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट के द्वारा कहा गया था, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो टोरंटो विश्वविद्यालय के
कौन थे, डॉक्टर थे या प्रोफेसर थे, है ना, कनाडा, जो कनाडा में स्थित है। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर उर्कहार्ट। एब्राइट की माँ डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखती हैं या उनको एक पत्र लिखती हैं। एंड सून एब्राइट वॉज, क्या लिखती हैं, एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। तो एब्राइट की माँ डॉक्टर उर्कहार्ट को लिखती हैं और शीघ्र ही एब्राइट क्या कर रहा है, अटैच मीन्स लगा रहा है लाइट एडेसिव टैग्स, तो हल्के हल्के चिपकाने वाले टैग्स लगा रहा है टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स, मतलब मोनार्क तितलियों के परों पे, पंखों पे जो रिची है वो जल्दी जल्दी क्या कर रहा है, टैग्स लगा रहा है, अडेसिव टैग्स लगा रहा है, चिपकने वाले टैग्स लगा रहा है तितलियों की पंखों पे। वो ये लिखती हैं डॉक्टर उर्कहार्ट को। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाईज Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. कोई भी व्यक्ति जिसको एक टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है उसको कहा गया था कि वो उस तितली को या वो उस टैग्ड बटरफ्लाई को किसको भेज दें, डॉक्टर उर्कहार्ट को भेज दें। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो सीजन है, बटरफ्लाई एकत्रित करने का जो समय है अराउंड रीडिंग, तो रीडिंग नामक जगह है उसके आसपास बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो सीजन है लास्ट चलता है 6 वीक्स, मतलब 6 सप्ताहों तक चलता है इन लेट समर। लेट समर मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गर्मियों के अंत में बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन है वो लगभग 6 वीक्स तक चलता है। ठीक है, सी ग्राफ फ्लो, तो ग्राफ को आप नीचे देख सकते हैं, ग्राफ अभी आएगा तो उसमें देख लेंगे। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन, अगर आप उनको एक एक करके पकड़ेंगे, इफ यू आर गोइंग टू चेज मतलब पीछा करना या पकड़ने का सेंस निकाल सकते हैं। अगर आप उनको एक एक करके पकड़ेंगे, यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी, तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज। तो अगला कदम जो एब्राइट के लिए था वो ये था कि वो रेज का मतलब यहाँ पे पालने का सेंस है कि वो पालना शुरू कर दे अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज के झुंड को। ठीक है, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, वो क्या करता है, एक फीमेल मोनार्क पकड़ लेता है, मादा मोनार्क तितली को पकड़ लेता है। ठीक है, टेक हर एग्स, उसके अंडे लेता है, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट, तो और उनको अपने तहखाने में पालता है, उनको बड़ा करता है थ्रू देयर लाइफ साइकिल, उनके पूरे जीवन चक्र में। एग्स टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई, और फिर वो पहले तो एग्स होते हैं, फिर वो क्या बनते हैं, कैटरपिलर बनते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं, फिर टू एडल्ट बटरफ्लाई में वो बड़े मतलब वयस्क तितली बन जाते हैं। तो देख लीजिए बटरफ्लाई कलेक्टिंग करने का जो सीजन है रीडिंग में वो लगभग 6 सप्ताह तक चलता है। अगर गर्मियों के अंत में देखा जाए तो 6 सप्ताह तक रीडिंग नामक जगह है, वहाँ पे बटरफ्लाई को एकत्रित करने का जो मौसम है केवल 6 सप्ताहों तक चलता है। सीधा ग्राफ बिलो आप नीचे ग्राफ में देख सकते हैं। और डॉक्टर उर्कहार्ट ये कह रहे हैं अगर आप उनको एक एक करके पकड़ेंगे तो आपको बहुत सारी नहीं मिलेंगी, है ना, या अगर आप उनके पीछे एक एक करके जाएंगे तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे। तो अगला कदम एब्राइट के लिए ये था कि वो आ, एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज पाले अपने बेसमेंट में, है ना, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज को रेज करे मतलब उनको बड़ा करे या पाले उनको। तो वो क्या करता है, एक फीमेल मोनार्क लेके आता है, वो फीमेल मोनार्क को पकड़ता है और उसके अंडे लेता है ना, और उनको पालता है अपने बेसमेंट में उनके पूरे जीवन चक्र से। और पहले तो वो एग होते हैं, फिर कैटरपिलर बन जाते हैं, फिर प्यूपा बन जाते हैं, फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन जाते हैं, वयस्क तितली बन जाती है। ठीक है, देन ही वुड टैग बटरफ्लाईज, तो फिर वो बटरफ्लाईज विंग्स, तो बटरफ्लाईज की पंखों को वो टैग करता है एंड लेट देम गो, और उनको जाने देता है। फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक हिज बेसमेंट, उसका जो तय खाना था, वॉज अ होम, एक घर था। किसके लिए, टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स, बहुत सारी हजारों मोनार्क तितलियों के लिए उसका जो घर था कई सालों तक क्या था, ऐसे कह सकते हैं कई सालों तक उसका जो तहखाना था वो घर बन गया था हजारों तितलियों का, हजारों मोनार्क तितलियों का, इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की स्टेजेस थी। ठीक है, कई सालों तक उसके बेसमेंट में तितलियां रहीं और भिन्न भिन्न तरीका के थे, मतलब बहुत सारे कैटरपिलर्स भी थे वहाँ पे, बहुत सारे प्यूपा भी थे और बहुत सारी एडल्ट बटरफ्लाईज भी थी। तो ये ग्राफ है, यहाँ पे
नंबर्स दिए गए हैं कि कितनी प्रकार की कितनी तितलियाँ उसने पकड़ी थी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसको भी लर्न वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे तो। और आपको बताइए 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट करी हैं। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब ब्राइट बोलते हैं अंत में आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट, अंत में तो मैं दिलचस्पी खोने लगा बटरफ्लाइज को टैग करने में। इट्स टीडियस, इट वॉज टीडियस एंड देयर वॉज नॉट मच फीडबैक, देयर्स नॉट मच फीडबैक। तो अंत में क्या होता है, वो बटरफ्लाइज को टैग करने का जो इंटरेस्ट था उसको वो लूज करते हैं, है ना। और क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत थका देने वाला काम था और उसमें ज़्यादा फीडबैक नहीं था, यानी कि वो काम तो बहुत सारा कर रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा है। इब्राइट साइड, इब्राइट कहते हैं इन ऑल द टाइम आई डिड, और जो कुछ भी मैंने किया था और सारे समय जो मैं करता था, ही लाफ्ड, वो हंसे। ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, केवल 2 बटरफ्लाइज थी, केवल 2 तितलियों को पकड़ा गया था जो उसने टैग करी थी, रिकैप्चर्ड, दोबारा पकड़ा गया था। एंड दे वर नॉट मोर देन 25 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो कहते हैं कि वो जो तितलियां थी वो 25 माइल से ज़्यादा दूर नहीं थी जहाँ से मैं रहता था। 25 माइल्स, सॉरी 75 माइल्स, 75 मतलब 75 मील से ज़्यादा दूर नहीं थी। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बाद में मैं क्या करने लग गया, मेरा इंटरेस्ट लूज होने लग गया बटरफ्लाइज को टैग करने में, क्योंकि ये जो काम था वो बहुत थका देने वाला था, उबाऊ काम था और उसमें मुझको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता था, ब्राइट कहते हैं। और सारा समय मैं जो करता था, वो हंसते हैं, वो मतलब वो कह रहे हैं कि सारे समय जो भी मैंने किया था वो केवल यही था, उन्होंने केवल 2 बटरफ्लाइज कैप्चर्ड करी हैं, उन्हें पकड़ी हैं जो उन्होंने टैग करी थी, और जहां वो रहते हैं वहीं से वो बटरफ्लाई को टैग करेंगे और वहीं से उनको जाने देंगे। तो वहां से वो केवल 75 मील से ज़्यादा दूर उनको नहीं मिली थी, ये सेंस है। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. देन तो फिर क्या होता है, जब वो 7th ग्रेड में होते हैं, ही गॉट अ हिंट, उनको एक संकेत मिलता है, वॉट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो जब वो 7th ग्रेड में थे, 7वीं कक्षा में थे, तो उनको एक ऐसी हिंट मिलती है, उनको एक संकेत मिलता है कि रियल साइंस क्या होता है, वास्तविक विज्ञान क्या होता है। और मिलता कब है, व्हेन ही एंटर्ड काउंटी साइंस फेयर, जब वो काउंटी साइंस फेयर में एंटर कर जाते हैं तब मिलता है। काउंटी साइंस फेयर, काउंटी विज्ञान मेला, एंड लॉस्ट, और वो खो जाते हैं उस काम में, ठीक है। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। तो देखो, जब वो 7वीं कक्षा में थे तो उनको एक ऐसा संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, और ये चीज़ उनको कब रियलाइज हुई, जब वो काउंटी साइंस फेयर में एंटर कर जाते हैं और वो वहाँ पे लॉस्ट, खोए खोए से हो जाते हैं या उदास हो जाते हैं, ये भी सेंस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इट वॉज अ रियली सैड फीलिंग, ये उनके लिए बहुत दुख से भरी हुई भावना थी, टू सिट देयर, वहाँ पे बैठना, एंड नॉट गेट एनीथिंग, और कुछ भी प्राप्त ना करना, वाइल, जबकि एवरीबडी एल्स, प्रत्येक दूसरा व्यक्ति, हैड वोन समथिंग, तो प्रत्येक दूसरे व्यक्ति ने कुछ ना कुछ वोन किया था, जीता था, किसमें, काउंटी साइंस फेयर में। इब्राइट साइड, इब्राइट कहते हैं, इब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, जो उनकी जो एंट्री थी वो किस पर थी, स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज पे। फ्रॉग टिश्यूज मतलब मेढकों के ऊतक के स्लाइड्स पे उसकी एंट्री थी, मतलब उन्होंने मेढकों के ऊतकों पे रिसर्च किया था, ठीक है, मेढकों के ऊतकों के स्लाइड्स पे रिसर्च किया था, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने एक माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाया या माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस किया, विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, कि जो विनर्स मतलब वो जहाँ पे उनको इनाम मिला था उन व्यक्तियों की बात हो रही है, जो जीतने वाले लोग हैं, उन्होंने वास्तव में कुछ वास्तविक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है, या वास्तविक एक तरीके से एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, वास्तविक प्रयोग करने का प्रयास किया है, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, उन्होंने यूं ही मतलब नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले का मतलब साधारण प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं करी है, उन्होंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया है। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिची, पहले से ही जो मुकाबले की भावना थी जो रुचि को चला रही थी, ड्राइव्स को मतलब चला रही थी, वॉज अपीयरिंग, अब वो दिखने लगी,
आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट कि फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, अगले साल के फेयर में, अगले साल के मेले में, आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना पड़ेगा, ही सेड, वो कहते हैं। ठीक है, तो पहले से ही उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, मुकाबले की भावना थी, ये प्रतिस्पर्धा की भावना थी जो वहां पे दिख रही थी, और वो कहते हैं और मैं जानता हूं अगले साल मुझे एक वास्तविक एक्सपेरिमेंट करना होगा। उन्होंने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल डेज। तो वो ये कह रहे हैं द सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के बारे में जानता हूँ मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज, उस सब्जेक्ट के बारे, द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट, वह सब्जेक्ट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा जानता हूँ वो क्या था, वॉज द इंसेक्ट वर्क, कीड़ों का काम था, जिसको मैं पिछले कई सालों से कई सालों से ट्राई कर रहा हूँ, या कई सालों से उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, है ना। फिर क्या होता है, ही रोड टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, तो फिर वो क्या करते हैं, डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखते हैं आइडियाज के लिए, मतलब डॉक्टर अर्कहार्ट को एक पत्र लिखते हैं वो आइडियाज के लिए। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और उनके पास बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन, तो सलाहों की उनके पास एक बहुत सारे सलाह, कई सारी सलाह आ जाती हैं उनके पास एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग करने के लिए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। तो देखिए, तो ऐसे कहते हैं वो डॉक्टर और हार्ट को आइडियाज़ के लिए पत्र लिखते हैं, विचारों के लिए पत्र लिखते हैं कि मुझे कुछ आइडियाज़ दो जिसके लिए मैं कुछ रियल एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। तो फिर क्या होता है, बदले में उनके पास स्टिक ऑफ सजेशंस आते हैं प्रयोग करने के लिए, मतलब बहुत सारी सलाहें आती हैं। दोज केप्ट एब्राइट बिजी, जिन्होंने एब्राइट को बिजी रखा, व्यस्त रखा पूरी साल हाई स्कूल में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और ये चीज उसको कहाँ ले गई, प्राइज प्रोजेक्ट की तरफ ले गई, मतलब पुरस्कार प्रोजेक्ट की तरफ ले गई। तो जो पुरस्कार प्रोजेक्ट कहाँ पे मिला था उनको, काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में मिला था। ठीक है, मतलब काउंटी और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक मेले में मिला था। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वीं कक्षा में थे, और जब वो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट वो काम कर रहे थे, he tried to find the cause of a viral disease, he tried to find, उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया, the cause means कारण का, of a viral disease, एक संक्रमण जो बीमारी होती है ना, उसको, उसके कारण का पता लगाने का प्रयास किया जब वो 8th ग्रेड में थे, जब किसी प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे। तो उन्होंने एक वायरल डिसीज के कारण को पता लगाने का प्रयास किया। दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स, जो प्रत्येक कुछ सालों में सारे मोनार्क कैटरपिलर को लगभग मार देती है। ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी वायरल डिसीज है, ऐसा कौन सा कारण है, वायरल डिसीज का कौन सा कारण है जो हर साल उनको मार देता है, किनको, ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स को। तो उन्होंने बस यही पता लगाने का प्रयास किया। अब देखिए, एब्राइट थॉट, एब्राइट सोचते हैं द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बैटल, तो जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है, एक बैटल के द्वारा होती है, एक कीड़े के द्वारा होती है। ठीक है, एब्राइट सोचते हैं, ही ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, रेजिंग कैटरपिलर्स को पालना इन द प्रेजेंस ऑफ बैटल्स, मतलब बैटल्स की उपस्थिति में उन्होंने कैटरपिलर्स को पालने का प्रयास किया। तो उपस्थिति यानी कि वहां पे बैटल्स भी थे, कैटरपिलर्स भी थे, दोनों को साथ में उन्होंने रेस करा, दोनों को साथ में पाला उन्होंने। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, ही सेड, अब वो कहते हैं कि मुझे वास्तव में कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिले। ही वेंट अहेड एंड शोड, और वो आगे गए और उन्होंने दिखाया दैट कि आई हैड ट्राइड द रियल एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वोन, और वो आगे बढ़ते गए उसी के साथ, मतलब उन्होंने बैटल्स के बीच में कैटरपिलर्स को पालते रहे, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे वास्तव में कुछ वास्तविक परिणाम नहीं मिले, लेकिन मैं ये चीज़ करता रहा, आई वेंट अहेड, और मैंने ये दिखाया कि मैंने वास्तविक एक्सपेरिमेंट किया है ना। आई आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, मैंने ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये प्रयोग किया है। दिस टाइम आई वोन, और इस बार मैं जीत गया, है ना। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। और नेक्स्ट ईयर, अगले साल, हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, उनका जो
वैज्ञानिक मेली का जो प्रोजेक्ट था वॉज टेस्टिंग, वो ये टेस्ट कर रहा था, ये परीक्षण कर रहा था द थ्योरी, सिद्धांत को परीक्षण कर रहा था। अगले साल जो उनका साइंस का विज्ञान मेले का जो प्रोजेक्ट था वो एक थ्योरी मतलब एक वो सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था। दैट जो सिद्धांत मतलब वो एक सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था दैट की वाइसरॉय बटरफ्लाईज, एक वाइसरॉय बटरफ्लाई होती है, वाइसरॉय तितली होती है, कॉपी मोनार्क, जो मोनार्क तितली की कॉपी करती है, नकल करती है ना। अगली साल उन्होंने एक विज्ञान फेयर प्रोजेक्ट रखा, विज्ञान मेला प्रोजेक्ट था, वो टेस्ट कर रहा था एक सिद्धांत के बारे में कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क्स की कॉपी करती हैं, मोनार्क्स की नकल करती हैं। अब देखिए द थ्योरी वॉज दैट, अब वो सिद्धांत ये था दैट कि वाइसरॉय लुक लाइक मोनार्क्स, जो वाइसरॉय तितली होती हैं वो मोनार्क तितलियों की जैसी लगती हैं, बिकॉज क्योंकि मोनार्क्स डोंट गुड, बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, कि मोनार्क जो तितली होती हैं वो पक्षियों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, ठीक है। वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और वाइसरॉय तितली जो दूसरी ओर अगर देखा जाए वाइसरॉय तितली को डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और पक्षियों को ज़्यादा अच्छी लगती हैं कौन सी, वाइसरॉय तितली। जैसे अगले साल उनका विज्ञान मेला प्रोजेक्ट परीक्षण कर रहा था एक थ्योरी का, एक सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि वाइसरॉय बटरफ्लाईज जो होती हैं मोनार्क की कॉपी करती हैं, मोनार्क की नकल करती हैं, और सिद्धांत था कि वाइसरॉय मोनार्क जैसी दिखती हैं, क्योंकि मोनार्क तितली पक्षियों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन वाइसरॉय अगर दूसरी ओर देखा जाए वाइसरॉय तितली जो होती हैं बर्ड्स को अच्छी लगती हैं, पक्षियों को अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब देखिए सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। अब सो तो फिर क्या होता है, द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, तो जितना ज़्यादा अधिक वो मोनार्क के जैसा देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि तो वो जो वाइसरॉय तितली होती हैं जितना ज़्यादा अधिक मोनार्क जैसे दिखेंगी, द लेस लाइकली उतनी ही कम उनकी संभावना हो जाएगी, दे आर टू बिकम कि वो बन जाएं बर्ड्स डिनर, पक्षियों का भोजन। जैसे यहाँ पे ये सेंस कहना चाह रहा है कि वो एक ऐसे सिद्धांत का टेस्ट, ऐसे सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि जो वाइसरॉय तितली होती हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं, मोनार्क की नकल करती हैं, और वो उनके ही जैसा दिखने का ट्राई करती हैं, उनके ही जैसा दिखने का प्रयास करती हैं। और वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि जो वाइसरॉय तितली होती हैं वो पक्षियों को टेस्टी लगती हैं खाने में, और मोनार्क तितली पक्षियों को टेस्टी नहीं लगती हैं खाने में, है ना। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो ना वाइसरॉय तितली मोनार्क की कॉपी करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती थी, और वो उनके जैसा दिखने, जितना ज़्यादा अगर वो उनके जैसा दिखेंगी उतनी ही उनकी कम संभावना हो जाएगी कि वो पक्षियों का डिनर बन जाए, पक्षियों का भोजन बन जाए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं हाउ इज मोनार्क बटरफ्लाई टॉप डिफरेंट फ्रॉम द वाइसरॉय बटरफ्लाई बॉटम। अब कि उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे एक मोनार्क तितली और एक कैसे एक ये मोनार्क तितली है और ये वाइसरॉय तितली है, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, कैसी कैसी लगती हैं दिखने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इनफैक्ट बर्ड वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वाज टू सी, वो ये देखना था वेदर की क्या इनफैक्ट वास्तव में बर्ड वुड ईट मोनार्क, की बर्ड पक्षियां मोनार्क तितली को खाते हैं। एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि वास्तव में जो पक्षी होते हैं वो मोनार्क तितलियों को खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ही फाउंड, उन्होंने पता लगाया दैट की अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उन्होंने ये पता लगाया कि स्टार्लिंग एक मैना पक्षी है, वुड नॉट ईट वो नहीं खाता है साधारण बर्ड फूड नहीं खाता है, जैसे कि और बर्ड जो होते हैं जो ऑर्डिनरी फूड खाते हैं ना, वो मैना स्टार्लिंग नहीं खाता है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। अब इट मतलब पक्षी के बारे में बात हो रही है कि ये सारे मोनार्क्स तितलियों को खा जाता है जो भी इसको मिलती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द अदर पीपल, तो दूसरे लोगों ने भी रिसर्च किए थे, खोज की थी, उसके बारे में बाद में एब्राइट बताते हैं, शोड ये दिखाते हैं दैट की वाइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, कि शायद
वाइसरॉय तितली होती हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती तो हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट एट द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो इस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान मिला था किसमें, जूलॉजी डिवीजन में, जूलॉजी विभाग में, और तीसरा स्थान मिला था लगभग काउंटी साइंस फेयर में, ठीक है, काउंटी विज्ञान मेले में। तो ये जो प्रोजेक्ट था, क्या प्रोजेक्ट था, देखो दोबारा से पढ़ लेते हैं। बैट के प्रोजेक्ट का ये देखना था कि जो पक्षी होते हैं वो मोनार्क तितली को खाते हैं कि नहीं खाते हैं वास्तव में, है ना। और उन्होंने ये पताया लगाया कि स्टार्लिंग बर्ड है, एक मैना पक्षी है, वो साधारण बर्ड फूड नहीं खाता है। वो जैसे और भी बर्ड होते हैं वो साधारण सा भोजन खाते हैं ना, तो स्टार्लिंग बर्ड नहीं खाता है ये भोजन को, और ये सारी तितलियों को खा जाता है, ये सारी मोनार्क तितलियों को खा जाता है जो कि इसको मिलती हैं। और एब्राइट ये भी कहते हैं बाद में, जो दूसरे लोगों ने भी रिसर्च किया था उस रिसर्च के बारे में वो ये दिखाते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि वाइसरॉय तितली जो होती हैं शायद मोनार्क तितली की कॉपी करती तो हैं। और इस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान मिला था जियोलॉजी डिवीजन में इसको प्रथम स्थान मिला था, ठीक है। और तीसरा स्थान मिला था लगभग काउंटी साइंस फेयर में। काउंटी साइंस फेयर मतलब काउंटी मेला, काउंटी विज्ञान मेला, और जूलॉजी डिवीजन कौन हो गया, जीव विज्ञान विभाग, ठीक है। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल में, रिचर्ड एब्राइट began द रिसर्च that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. अब देखिए, हाई स्कूल में जब वो सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च, तो वो एक ऐसी खोज करते हैं, वो एक ऐसी खोज स्टार्ट करते हैं दैट, जो खोज लेड टू हिज डिस्कवरी, जो एक ऐसी डिस्कवरी की ओर ले गई जो एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की तरफ थी, एक अनजाने कीड़े के हार्मोन की खोज की तरफ ले गई, एक अनजाने इंसेक्ट मतलब अनजाने कीट हार्मोन की डिस्कवरी की ओर ले गई उनकी रिसर्च उनको, जब वो सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल में। इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से, इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, और इस चीज़ से उनको ये भी पता चला कि कोशिकाओं के जीवन के ऊपर जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी नई, उसके बारे में भी उनको पता चला। यानी कि इस चीज़ से उनको एक नया सिद्धांत भी मिला, और सिद्धांत क्या था, ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के जीवन पर था वो, ठीक है। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल, जो प्रश्न उसने द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल इनफ, वह प्रश्न जिसका उन्होंने आंसर देने का प्रयास किया, जिसका उन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया, वो सिंपल था, साधारण था। क्या था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे रंग के दाग धब्बे से होते हैं, 12 होते हैं, 12 होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ देम, उनका पर्पस क्या है, उनका क्या उद्देश्य है। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर छोटे छोटे 12 गोल्डन से, सुनहरे से दाग होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। एवरीवन अज्यूम, हर व्यक्ति ने अनुमान लगाया, द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कि जो दाग धब्बे होते हैं ना वो कैसे होते हैं, केवल सजावटी या बनावटी होते हैं। एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर ओर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट, लेकिन डॉक्टर ओर्कहार्ट ने इसका विश्वास नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, एब्राइट and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब देखिए, आंसर का पता लगाने के लिए एब्राइट और दूसरे होशियार विज्ञान के छात्र ने पहले तो एक डिवाइस बनाई, पहले तो उन्होंने एक मशीन बनाई, ठीक है। एंड दैट, जो मशीन शो दिखाती है दैट की द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, कि जो वो मशीन है ना वो एक ऐसा वो जो निशान है प्रोड्यूसिंग, वो एक ऐसा प्रोड्यूसिंग मीन्स उत्पन्न कर रहे हैं एक ऐसा हार्मोन जो बटरफ्लाइज के फुल विकास के लिए बहुत जरूरी है।
तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति ने ये मान लिया या प्रत्येक व्यक्ति ने ये अनुमान लगाया कि जो स्पॉट्स होते हैं बस ऑर्नामेंटल होते हैं, एब्राइट ने कहा, लेकिन डॉक्टर ओरकहार्ट ने इसका विश्वास नहीं किया। आंसर का पता लगाने के लिए एब्राइट और दूसरे एक्सीलेंट विज्ञान के विद्यार्थी ने पहले तो एक मशीन बनाते हैं, वो एक डिवाइस बनाते हैं और वो उसमें ये दिखाते हैं कि जो स्पॉट्स है ना वो एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बटरफ्लाइज के फुल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है, मतलब बटर तितली के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड इंजीनियरिंग फेयर। अब देखिए इस प्रोजेक्ट की वजह से दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी साइंस फेयर। तो इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को प्रथम स्थान दिलाया काउंटी साइंस फेयर में, है ना, और एंट्री दिला दी इंटरनेशनल साइंस फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय साइंस फेयर में और इंजीनियरिंग साइंस फेयर में। ठीक है, देयर ही वोन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी। तो वहां पे उनको एक जियोलॉजी के लिए तीसरा स्थान मिला। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। देखिए ही वहाँ पे उन्होंने जियोलॉजी जीव विज्ञान के लिए उनको तीसरा स्थान मिला, है ना। ही ऑल्सो गॉट अ चांस, और उनको एक मौका भी मिला टू वर्क, काम करने का, ड्यूरिंग द समर, छुट्टियों के मतलब गर्मियों के दौरान। उनको गर्मियों के दौरान काम करने का एक मौका भी मिला और उन्होंने काम कहाँ किया? एट द एंटीमोलॉजी लाइब्रेरी, एक एंटीमोलॉजी लाइब्रेरी में, सॉरी एंटीमोलॉजी लेबोरेटरी में, एंटीमोलॉजी प्रयोगशाला में काम करने का उनको मौका मिला समर के दौरान, गर्मियों के दौरान, जो कहाँ की थी? ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की थी वो। आर्मी इंस्टीट्यूट मतलब सेना संस्था कह सकते हैं, रिसर्च मतलब शोध की। एज अ हाई स्कूल जूनियर, जब वो हाई स्कूल जूनियर में थे, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो जब वो हाई स्कूल में थे, कौन? रिचर्ड एब्राइट ने अब कंटिन्यूड मीन्स जारी रखे अपने अग्रिम प्रयोग मोनार्क प्यूपा के ऊपर। मोनार्क तितली का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर उन्होंने अग्रिम प्रयोग जारी रखे जब वो हाई स्कूल जूनियर में थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। दैट ईयर, उस साल, हिज प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट ने वोन, जिताया, फर्स्ट प्लेस। तो उस साल उनके प्रोजेक्ट ने उनको प्रथम स्थान दिलाया, कहाँ पे? एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में। एंड, और गेव हिम, और उनको दिलाया, एंड द चांस, एक और मौका, उनको एक और मौका दिलाया काम करने का, टू वर्क, काम करने का, इन द आर्मी लेबोरेटरी, सेना प्रयोगशाला में, समर के दौरान। तो देखिए जब वो हाई स्कूल में थे तो उन्होंने मोनार्क प्यूपा के ऊपर उन्होंने अपने एडवांस एक्सपेरिमेंट करना जारी रखा, उन्होंने अपने अग्रिम प्रयोग जारी रखे और उस साल उनके प्रोजेक्ट ने उनको प्रथम स्थान दिलाया इंटरनेशनल साइंस फेयर में और उनको एक और मौका दिलाया काम करने के लिए समर के दौरान, गर्मियों के दौरान आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का, यानी कि सेना प्रयोगशाला में काम करने का उनको एक और मौका मिल गया उसकी वजह से। ठीक है, अब देखिए इन हिज सीनियर ईयर, जब वो अपनी सीनियर ईयर में थे, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, वो एक कदम आगे जाते हैं। ही ग्रू सेल्स, वो कोशिकाओं को उगाते हैं, फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स, मोनार्क तितली के पंखों से, इन अ कल्चर, एक कल्चर में, मतलब उन्होंने एक वहां पे सिस्टम बनाया था, तो वो सिस्टम में ही वो क्या करते हैं? सेल्स को ग्रो करते हैं, मोनार्क तितली के पंखों के सेल्स को ग्रो करते हैं। एंड शोड, और ये दिखाते हैं दैट की cells would divide and develop into a normal butterfly wing scale if they only were fed the hormone from the gold spots। अब देखिए तो उसके सीनियर ईयर में वो क्या करते हैं? वो एक कदम आगे जाते हैं और वो एक सेल को ग्रो करते हैं, मोनार्क तितली के पंखों के सेल को ग्रो करते हैं एक कल्चर में, मतलब वो वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं तो उसमें वो ग्रो करते हैं, मोनार्क तितली के पंखों के सेल्स को, कोशिकाओं को ग्रो करते हैं और ये दिखाते हैं कि द सेल्स वो डिवाइड, जो सेल है ना, जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, एंड डेवलप, और विकसित हो जाती हैं, इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, कि वो एक नॉर्मल, जो साधारण तितली की जो विंग स्केल्स होती हैं, जो पंखें होती हैं, उसमें विभाजित हो जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं
इफ ओनली, अगर उनको केवल दे आर फेड, अगर उनको केवल खिलाया जाए द हार्मोन, वो हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो उनको सुनहरे स्पॉट्स या सुनहरे धब्बों से मिलता है। इसका पूरी हिंदी एक बार फिर देख लेते हैं। जब वो अपनी जूनियर ईयर में होते हैं तो वो एक कदम आगे जाते हैं, है ना, और वो मोनाक तितली की जो विंग होती हैं, पंख होती हैं, एक सिस्टम में वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, वहाँ पे उनको कोशिकाओं को, सेल्स को ग्रो करते हैं, और वो ये दिखाते हैं कि सेल क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और डेवलप हो जाते हैं नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्किल्स में। और वो होती कम है, जब उनको केवल वही हार्मोन दिया जाए जो उनको गोल्ड स्पॉट से मिलता है, यानी कि सुनहरी धब्बों से मिलता है, तभी वो अलग अलग पंख बनेंगे तितली की, जब उनको वो गोल्ड स्पॉट से मिलने वाला हार्मोन दिया जाएगा। दैट प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और उस प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान मिला था जीव विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में। ही स्पेंड समर, उन्होंने गर्मियों को बिताया। आफ्टर ग्रेजुएशन, स्नातक करने के बाद, जब उन्होंने स्नातक कर ली तो उसने अपनी सारी गर्मियों को उन्होंने बिताया क्या करने में, ड्यूइंग फर्दर वर्क, कुछ आगे काम करने में, एट द आर्मी लेबोरेटरी, सेना की प्रयोगशाला में। उन्होंने, देखो फिर क्या होता है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं वो पूरी गर्मी आगे काम करते रहते हैं, किसमें, सेना की प्रयोगशाला में, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यूएस का एक कृषि विभाग है, वहां पे भी एक लेबोरेटरी है, उसमें भी वो काम करते हैं, और आर्मी लेबोरेटरी में भी काम करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। और गर्मियां, वो सारी गर्मियां वहीं पे व्यतीत करते हैं अपनी, ठीक है। कहाँ पे, एक तो यूएस की कृषि विभाग में उसकी लाइब्रेरी है वहां पे, और आर्मी लाइब्रेरी है वहां, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में दो प्रयोगशालाएं, एक तो आर्मी लेबोरेटरी है और द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विभाग की एक यूएस की लेबोरेटरी है वहां पे, और वो अपनी सारी गर्मियां वहीं बिता देते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद। अब देखिए, द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर and did more work on the hormone from the gold spots. The following year, अगली गर्मियों को, the following year means अगली गर्मियों को, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, फ्रेशमैन ईयर क्या होता है, अगर देखो, अगर हम बीए में या बीएससी में किसी में भी एडमिशन ले रहे हैं तो जो पहली ईयर होती है ना उसको फ्रेशमैन ईयर बोलते हैं। आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उनकी जो फ्रेशमैन ईयर थी वो जो ख़त्म हो गई थी, है ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, फिर उसकी अगली गर्मियाँ जो आती हैं, ही वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो वो कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चले गए, एंड डिड मोर वर्क, और उन्होंने और काम किया, ऑन द हार्मोन, उस हार्मोन पे, फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो उस सुनहरे धब्बों से मिलने वाला, जो और जो सुनहरे धब्बों से जो हार्मोन उनको प्राप्त होता था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। कहाँ पे किया, कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वो वापस चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने काम किया जब उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रेशमैन ईयर समाप्त हो गया, अगली गर्मियों में उन्होंने ये काम किया था, ठीक है। अब देखो, यूजिंग द लेबोरेटरी सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और उन्होंने प्रयोग किया प्रयोगशाला के उच्च स्तरीय उपकरणों को, मतलब सोफेस्टिकेटेड मतलब जटिल उपकरणों को उन्होंने वहां पे प्रयोग किया। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई, वो पता लगाने में कायम रहे, वे पता लगा पाए द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के रासायनिक ढांचे का उन्होंने वहां पे पता लगा लिया, ठीक है। अ ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वो जूनियर ईयर में थे उस दौरान, ब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल्स लाइफ, तो ब्राइट को एक आइडिया मिला, एक विचार मिला, किसके बारे में, उनकी न्यू थ्योरी के बारे में, उनकी नए सिद्धांत के बारे में। वो नया सिद्धांत किसके बारे में था, कोशिकाओं के जीवन के बारे में एक नया सिद्धांत के लिए उनको एक विचार आया, जब वो अपने जूनियर ईयर में थे उस दौरान, 1.5 साल बाद आया वो विचार, ठीक है। इट केम, ये विचार जब आया, वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, जब वो एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन, एक हार्मोन के रासायनिक ढांचे के एक्सरे फोटोज को जब वो देख रहे थे ना, तब उनको ये विचार आया था।
When he saw those photos, जब उन्होंने उन फोटोज को देखा, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई गॉट इट। तो जब उन्होंने उन फोटोज को देखा तो वो चिल्लाए नहीं यूरेका, या ये नहीं चिल्लाए कि मुझे ये मिल गया है। यूरेका मतलब क्या होता है, इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर डिस्कवरी एंड यू गॉट द डिस्कवरी, ठीक है, यू गेट सक्सेस इन दैट डिस्कवरी, दैट टाइम अ साउंड कम्स फ्रॉम योर माउथ, यूरेका। तो यूरेका ये एक वर्ड है, जब हम किसी में जीत प्राप्त कर लेते हैं कि कोई भी खोज करने में या सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम यूरेका बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन फोटोज को देखा तो वो चिल्लाए नहीं, यूरेका नहीं चिल्लाए, या उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे तो मिल गया या मैंने कर दिखाया, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि along with his findings about insect hormones, the photo gave him the answer to one of biology's puzzles। ठीक है, जब उन्होंने ये पा लिया तो बट ही बिलीव्ड दैट, उन्होंने ये विश्वास किया, विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन, कीड़े हार्मोन के बारे में अपनी खोज के साथ साथ, द फोटो गेव हिम द आंसर, उन फोटोज ने उनको आंसर दिए, उत्तर दिए, किसके लिए, वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स, की बायोलॉजी की पहेलियां है ना, उनमें से एक पहेलियां सुलझ गई है, ठीक है, उनको ये आंसर मिल गया। अब देखिए, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। हाउ मीन्स कैसे, सेल्स मीन्स कोशिकाएं, कैन रीड पढ़ सकती हैं, द ब्लू प्रिंट मीन्स ब्लू प्रिंट को या रूपरेखा को, ऑफ इट्स डीएनए अपने डीएनए की, अपनी डीएनए की रूपरेखा को कोशिकाएं कैसे पढ़ सकती हैं, उनको ये पता चल गया। बायोलॉजी की पजल एक तो ये थी। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है, इन द न्यूक्लियस नाभि में, ऑफ अ सेल कोशिका के, एक कोशिका के नाभि में एक ऐसा पदार्थ है डीएनए, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो अनुवांशिकता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइंस, यह तय करता है ना, किसको, द फॉर्म मीन्स रूप को, एंड फंक्शन कार्य को, ऑफ अ सेल मीन्स एक कोशिका के। तो ये निर्धारित करता है या फिर ये तय करता है किसी भी कोशिका के फंक्शन को, कार्य को या रूप को। दस इस प्रकार डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसी प्रकार डीएनए लाइफ के लिए, जीवन के लिए क्या है, रूपरेखा है। अब देखिए आगे, Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। इब्राइट और उसके कॉलेज रूममेट ने, जो कॉलेज में पढ़ने वाला सहपाठी था इब्राइट ने, और उसने जिसका नाम क्या था, जेम्स आर वोंग, वर्कड ऑल दैट नाइट, वो सारी रात काम करते हैं, ड्राइंग पिक्चर्स बनाते हैं, वो फोटोज बनाते हैं, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते हैं, किसके, ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स अणुओं के पिक्चर्स बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स बनाते हैं वो, टू शो, ये दिखाने के लिए, हाउ इट कुड हैपन, कि ये कैसे हो सकता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, साथ साथ उन्होंने लेटर बाद में, रोट द पेपर, और साथ साथ उन्होंने बाद में एक पेपर लिखा, दैट जिस पेपर ने एक्सप्लेन द थ्योरी, जिस पेपर ने सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया या बताया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, किसी भी व्यक्ति को आश्चर्यचकित नहीं किया जो उसको जानते थे, रिची को जो जानते थे उनमें से कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, रिचर्ड एब्राइट ने स्नातक करी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च सम्मान के साथ। सेकंड इन इस क्लास ऑफ 1510 स्टूडेंट्स यहाँ पे है नहीं, तो देखो 1510 विद्यार्थियों की कक्षा में उनको सेकंड स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, और उच्च सम्मान के साथ उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्या करा, रिचर्ड एब्राइट ने स्नातक करी। और जो भी रिची को जानते थे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे ऑनर्स के साथ, हाईएस्ट ऑनर्स के साथ उन्होंने जब स्नातक किए, तो इस चीज से कोई भी व्यक्ति आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उन सभी व्यक्तियों को पता था कि जो बच्चा है ना, इस चीज के इसके लिए एलिजिबल है, वो ये कर सकता है।
Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Ebright went on to become a graduate student researcher. तो एब्राइट बन गया, क्या बन गया, एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बन गया हार्वर्ड औषधीय विद्यालय में। हार्वर्ड औषधीय या हार्वर्ड मेडिकल विद्यालय में वो एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बन गया था। मेडिकल कॉलेज, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का मतलब क्या हो गया, हार्वर्ड औषधीय विद्यालय। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, वहां पे उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। थ्योरी, थ्योरी मतलब सिद्धांत को जांचने के लिए, सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए। इफ द थ्योरी करेक्ट प्रूव्स, अगर जो सिद्धांत है वो सही सिद्ध होता है, इट विल बी अ बिग स्टेप, ये बहुत बड़ा कदम होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, समझ के प्रति। द प्रोसेस ऑफ लाइफ, जीवन की प्रतिक्रिया की समझ के प्रति ये बहुत बड़ा कदम होगा अगर थ्योरी सही सिद्ध हो जाती है, अगर सिद्धांत सही सिद्ध हो जाता है तो। इट माइट ऑल्सो लीड टू अ न्यू आइडियाज, और ये एक नए विचार के प्रति भी ले जाएगा। फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, सम टाइप्स ऑफ कैंसर, किसी प्रकार की कैंसर को रोकने के लिए, अदर डिसीज, दूसरी डिसीज को रोकने के लिए भी। मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे रिचर्ड एब्राइट वहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्च बन गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और वो एक थ्योरी का परीक्षण कर रहे थे और वो थ्योरी सही साबित होती है, तो ये जीवन की प्रतिक्रिया, जीवन की प्रक्रिया के प्रति, जीवन की प्रतिक्रिया को समझने के प्रति बहुत बड़ा कदम होगा और ये एक ऐसे नए विचार की ओर ले जाएगा जिससे दूसरे प्रकार की और कई प्रकार के कैंसर्स वगैरह होते हैं उसके बारे में, उनको रोकने के लिए उनको आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एप्राइड साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और ये सब संभव है किसके कारण, बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, यानी कि एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के ही कारण ये सब संभव था, जो भी रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, जो भी रिसर्च वगैरह हो चुके हैं। His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell's life. In his high school research, हाई स्कूल के दौरान जो उन्होंने रिसर्च किए थे, इनटू द पर्पस, इस उद्देश्य से किए थे, इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स, मतलब स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, मोनार्क प्यूपा के मोनार्क तितली का जो प्यूपा होता है उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, निशान होते हैं, उनका एक उद्देश्य था। और जो भी उन्होंने हाई स्कूल के दौरान रिसर्च किए थे, अंत में लेड टू हिम, उनको ले जाते हैं द थ्योरी, उस सिद्धांत के ओर ले जाते हैं जो कोशिकाओं के जीवन के बारे में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. अब देखो, रिचर्ड एब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, रिचर्ड एब्राइट दिलचस्प थे विज्ञान में, सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब उन्होंने पहली बार बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था। ठीक है, तभी से वो इंटरेस्टेड थे साइंस में, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजन टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, और वो इतनी ज़्यादा गहराई से इंटरेस्टेड नहीं थे कि उनके पास दूसरी दिलचस्पियों को करने का टाइम ही ना हो, है ना, या दूसरे मतलब और भी इंटरेस्ट होते हैं। सपोज करो कि एक व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्टेड होता है, कि वो साइंस में भी इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी साइंस में भी इंटरेस्टेड है, और भी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी इंटरेस्टेड है, तो वो यही कह रहे हैं कि वो शुरू से ही इंटरेस्टेड थे साइंस में जब उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्टिंग करना शुरू किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इतनी गहराई से इंटरेस्टेड नहीं थे कि दूसरे इंटरेस्ट के लिए उनको टाइम ही ना मिले। ठीक है, एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर, एब्राइट एक चैंपियन डिबेटर भी बन गए। डिबेटर कौन होता है, वाद विवाद करता, पब्लिक स्पीकर भी बन गए वो, एंड अ गुड कैनोइस्ट, और वो अच्छे नाविक भी बन गए थे, एंड और ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन, और सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्ति भी बन गए थे। ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर की एक्टिविटीज होती हैं, जो बाहर के प्लेस होती हैं, मतलब कोई भी चीज हो गई उसमें सब में वो पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है,
ही ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, ठीक है, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, और वो खास तौर से नेचर मतलब प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों की फोटोज वगैरह लिया करते थे। इन हाई स्कूल के दौरान, हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। तो हाई स्कूल में जब वो थे रिचर्ड एब्राइट, वो एक सादा सिंपल से साधारण से विद्यार्थी थे, बिकॉज क्योंकि लर्निंग वॉज इजी, लर्निंग उनके लिए बहुत आसान थी। ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स डिबेटिंग, और उन्होंने डिबेटिंग मतलब वाद विवाद में अपनी सारी एनर्जी उन्होंने लगा दी, एंड और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में भी उन्होंने सारी एनर्जी लगा दी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनको एडमायर करे, जो उनकी प्रशंसा करे, रिचर्ड ए वेयर, जिनका नाम क्या था, रिचर्ड ए वेयर। हिज सोशल स्टडीज टीचर, वो उनके सोशल स्टडी टीचर थे, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और वो सलाहकार भी थे दोनों क्लब्स के लिए। मिस्टर वेयर वॉज द फर्स्ट पर्सन फॉर मी, देन ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ही सेड, रिचर्ड ब्राइट सेड। रिचर्ड ब्राइट कहते हैं कि मिस्टर वेयर एक परफेक्ट पर्सन थे, एक ठीक व्यक्ति थे मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, ही ओपनड माई माइंड, उन्होंने मेरा मस्तिष्क खोल दिया नए नए विचारों के लिए, रिचर्ड ब्राइट बताते हैं। अब देखिए, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, तो रिचर्ड हमेशा से ही अतिरिक्त प्रयास करते थे। मिस्टर वेयर सेड, मिस्टर वेयर कहते हैं, व्हाट प्लीज मी वॉज, और सबसे ज्यादा व्हाट प्लीज, जो मुझे खुश करता था वो था, मतलब जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुश करती थी वो ये थी। अब वो आगे कहने वाले हैं, हियर वॉज दिस पर्सन, ये व्यक्ति था, हु पुट इन 3-4 आवर्स एट नाइट, जो 3-4 घंटे व्यतीत करता था डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट रिसर्च करने में, मतलब वाद विवाद खोज करने में वो व्यतीत करता था। बिसाइड्स डूइंग, करने के अतिरिक्त, ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड अदर इंटरेस्ट। जैसे देखो, पीछे से पढ़ते हैं, दूसरी दिलचस्पियों में या बटरफ्लाइज की रिसर्च करने, दूसरी दिलचस्पियों और तितलियों की खोजों को करने की अपेक्षा, मतलब वो तितलियों पे भी रिसर्च करते थे, और दूसरी चीजें भी थी, दूसरे उनके इंटरेस्ट भी थे, वो उनको भी करते थे, ठीक है। इन सब को करने के बावजूद भी वो क्या करते थे, कम से कम रात में 3-4 घंटे व्यतीत करते थे डिबेट रिसर्च करने में, मतलब डिबेट वाद विवाद का शोध करने में वो 3-4 घंटे व्यतीत करते थे रात में। और यही एक ऐसा व्यक्ति था, और यही चीज थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती थी। जैसे सपोज करो, लोग कहते हैं कि हमें, अगर हम किसी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना होगा, केवल वही चीज पे फोकस करना होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे आप उनकी क्वालिटी को देख सकते हैं कि वो जब वो बचपन में थे, हाई स्कूल में थे, वो एक सादा सिंपल से विद्यार्थी थे, और पढ़ाई उनके लिए बहुत ईजी थी, और उन्होंने डिबेटिंग में और मॉडल यूनाइटेड क्लब्स में उन्होंने सारी एनर्जी लगा दी थी, ठीक है। और उससे पहले उन्होंने बताया भी है कि वो फोटोग्राफर भी बन गए थे, कैनोइस्ट भी थे, अच्छे कैनोइस्ट भी थे, ऑल राउंड आउटडोर पर्सन भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे, चैंपियन डिबेटर भी थे। तो और ऐसा नहीं है कि वो केवल साइंटिस्ट ही थे, बहुत सारी क्वालिटीज थी उनमें, और सभी को टाइम दे दे के करते थे, ठीक है, यानी कि सब में उनका इंटरेस्ट था। अब देखिए, रिची वॉज कम्पिटिटिव, रिची बहुत कम्पिटिटिव थे, बहुत मुकाबला करने वाले व्यक्ति थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा की भावना थी। मिस्टर वियरर कहना कंटिन्यू करते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस, एक बुरे सेंस में नहीं थी ये चीज, मतलब उनके अंदर जो कॉम्पिटेटिव की भावनाएं थी, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट थी, मतलब जो भी मुकाबला करने की भावना या फिर प्रतिस्पर्धा करने की भावनाएं थी, वो बैड सेंस में नहीं थी। ही एक्सप्लेन, वो बताते हैं, रिची वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग, रिची जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे, जीतने में दिलचस्प नहीं थे, फॉर विनिंग सेक, जीतने की खातिर। तो वो ये कह रहे हैं कि रिची ना जीतने की खातिर जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और विनिंग टू गेट अ प्राइज, या फिर वो जीतने के लिए इंटरेस्टेड थे कि कोई प्राइज गेट करने के लिए, यानी कि उनको पुरस्कार मिले, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे, या वो जीतने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। रादर, बजाय इसके, ही वॉज विनिंग, वो जीत रहे थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड,
वो जीत रहे थे क्योंकि वो सच में सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहते थे जो वो कर रहे थे, ठीक है। फॉर द राइट रीजंस, एक सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे अच्छा होना चाहते थे, सबसे बढ़िया करना चाहते थे। एंड और दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिक बनने के लिए सामग्रियों में से यही एक सामग्री है। तो इंग्रेडिएंट्स मतलब वैसे सामग्री होती है, यहाँ पे टैलेंट या योग्यता कहते हैं। तो वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत सारी योग्यताएं चाहिए होती हैं, तो दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स और टैलेंट्स। तो इन टैलेंट मतलब बहुत सारे जो टैलेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारी जो सामग्रियां चाहिए होती हैं इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी योग्यता है। क्या है कि वो जीतने के लिए नहीं जीत रहे थे, वो जीतने के लिए नहीं इंटरेस्टेड थे, जो भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, या फिर कोई प्राइज जीतने के लिए वो नहीं इंटरेस्टेड थे। जो भी काम वो कर रहे थे वो केवल इसलिए जीतना चाह रहे थे क्योंकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाह रहे थे और सही कारणों के लिए, और वो सबसे अच्छा बनना चाहते थे, ठीक है। और वैज्ञानिक बनने के लिए एक ऐसी योग्यता की ही जरूरत होती है। तो क्या है, देखो, स्टार्ट विद द फर्स्ट्रेटेड माइंड, कुशाग्र दिमाग से शुरू करो। ऐड क्यूरोसिटी, उसमें जिज्ञासा, ऐड क्यूरोसिटी जिज्ञासा को जोड़ो। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन, सही कारण के लिए, जीतने के लिए इच्छा में उन सबको मिला दो। जैसे देखो, उन हमें कुशाग्र दिमाग से शुरू करना चाहिए, उसमें क्यूरोसिटी मिलानी चाहिए। क्यूरोसिटी का मतलब क्या होता है, अ डिजायर टू डू समथिंग, कुछ करने की जिज्ञासा, ठीक है। तो ये भी होनी चाहिए, कुशाग्र दिमाग भी होना चाहिए, और इन सबको एक ऐसी इच्छा में मिला दो जो जीतने के लिए हो इच्छा, और जो भी हम जीते हैं वो सही कारण के लिए जीते हैं, ठीक है। इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, इब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो उस जिस समय उसको जो वो किताब मिली थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन, उसने उसके लिए वैज्ञानिक जगत को खोल दिया था। रिचर्ड इब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और रिचर्ड इब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को नहीं खोया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं। रिची वॉज कम्पिटिटिव से, रिची के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की बहुत बड़ी भावनाएं थी, और मिस्टर वीरर कहना शुरू करते हैं, और वो एक बैड सेंस में नहीं थी। उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने व्याख्या करी। वो इंटरेस्टेड थे, मतलब जीतने की खातिर जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या फिर वो एक प्राइज लेने के लिए जीतने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो जीत रहे थे क्योंकि वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाह रहे थे जो वो कर सकते थे, ठीक है। अब जो प्रदर्शन किसके लिए कर रहे थे, फॉर द राइट रीजन, सही कारणों के लिए। ही वॉन्टेड ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। और वैज्ञानिक बनने के बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सामग्रियां होती हैं, योग्यताएं होती हैं, और ये जो योग्यता थी उनमें से एक थी। तो वो क्या कर स्टार्ट विद द फर्स्ट्रेटेड माइंड, कुशाग्र मस्तिष्क के साथ शुरू करो, उसमें जिज्ञासा मिलाओ, और सही कारण के लिए, जीतने के लिए इच्छा होनी चाहिए, उन सब में उसको मिला दो, ठीक है। और ये सारी क्वालिटीज ब्राइट के अंदर थी। जब उनको एक बुक मिली, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टेन, उसने क्या कर दिया, उनको उनके प्रति वैज्ञानिक जगत को खोल दिया। रिचर्ड ने कभी भी नहीं खोई थी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा। I hope you understood the video very well. If you have any doubts, please watch it until you understand it well. Even then you have doubts, please let me know in the comment section. Do share it with your near and dear ones so that they can take advantage of it. Please like the video, subscribe the channel. That's all for today. See you in the next video lecture. Take care.